चाहिए, बाजार में हो क्या रहा है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ श्री कुंज बंसल जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। कुंज सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मतलब मेरा तो आपसे, अगर आप देखें आज तक, और मेरा बजट के बाद पहली बार आपसे ये गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है। पहली बात, आपको बजट कैसा लगा? क्योंकि बजट का सही मायने में अब तक हम इम्पैक्ट बाजार पे देख ही नहीं पाए हैं, रीड ही नहीं कर पाए हैं। जो अदानी समूह की तरफ से जो पैनिक क्रिएट हुआ, उस पैनिक जोन से अब धीरे धीरे ग्रेजुअली हम बाहर आ रहे हैं। आज अदानी समूह के स्टॉक्स में एक स्टेबिलिटी है। आपने बजट को कैसे अप्रोच किया, और एक जो बजट के बाद की एक अच्छी शॉपिंग लिस्ट होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए इस वक्त की? जी। तो आपने सभी अच्छी चीजें पूछी हैं, तो मैं शुरू करता हूँ एक एक करके। तो एक तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि बजट को लेकर जो बाजार में शॉर्ट टर्म रिएक्शन या रेस्पॉन्स होना चाहिए था, हो सकता था, वो सारा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स और न्यूज फ्लो में दब गया, ढक गया, उसके प्रेशर में आ गया। तो बजट के दिन तो हमने देखा था कि मार्केट ने बजट को बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म में रेस्पॉन्स दिया, पर उसके बाद वो टिक नहीं पाया, क्योंकि काफी सारे न्यूज फ्लो आ गए, और जो आपने कहा कि काफी सारे डेवलपमेंट्स होने से इंडाइसेस में भी प्रेशर आ गया। पर एक तरह से मेरे हिसाब से वो अच्छा हुआ, और वो अच्छा इसलिए हुआ कि अब मैं आता हूं, आपने पूछा था कि बजट मुझे कैसा लगा, क्योंकि जो बजट गवर्नमेंट ने दिया है, डिस्पाइट इस बात के कि ये इस गवर्नमेंट का, करंट गवर्नमेंट का लास्ट बजट है, उन्होंने पॉपुलिज्म बजट बिल्कुल नहीं दिया, और उसको अपना जो लॉन्ग टर्म विजन है उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए बजट दिया है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट जारी रखा है। उसका हम सभी जानते हैं, मोटा मोटी जो थोड़ा बहुत भी बाजार में इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, कि उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन। तो वो एक जो फोकस था गवर्नमेंट का, वो बहुत अच्छा था, पॉपुलिज्म की तरफ नहीं गया। तो जो मीडियम टर्म अप्रोच गवर्नमेंट की और बजट की रही है, मुझे लगता है वो ही बाजार की भी रहेगी। अब हम बजट से बाजार पे आते हैं कि अगर बजट अच्छा था और ये था, तो उसका बाजार पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो मुझे लगता है बाजार पे भी मीडियम टर्म इम्पैक्ट रहेगा, जैसे जैसे बजट में जो प्रावधान गवर्नमेंट ने किए हैं, स्पेशली केपेक्स को लेके, वो इंप्लीमेंट होने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेगा, और उसका जो इम्पैक्ट बाजार में आएगा वो पॉजिटिव होएगा। और अब मैं आपके आखिरी प्रश्न पे भी आता हूं, कि उसी को लेके मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, एक छोटा सा उसके पहले मार्केट पे भी देख ले, तो हम आज की तारीख में जो निफ्टी या सेंसेक्स लार्ज कैप इंडाइसेस हैं, करीब करीब 1.5 साल से वहीं पे है। ठीक है, बीच में हम ऊपर लाइफ हाई पे भी गए, निफ्टी के 18,800 वगैरह नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक में, और नीचे में 15,200 वगैरह भी गए। पर हम आज 1.5 साल के पहले के लेवल पे हैं। तो इफेक्टिवली 1.5 साल में इंडियन बाजार ने लार्ज कैप इंडाइसेस में कोई रिटर्न नहीं दिया है। मिड कैप स्मॉल कैप ने उससे कम ही परफॉर्म किया है, तो उससे कम ही रिटर्न दिया है। तो ये एक जो हमारा हमेशा प्रश्न रहता है कि इंडियन मार्केट तो हमेशा ओवरवैल्यूड रहते हैं, मुझे लगता है उसका भी एक जवाब है कि ये जो टाइम करेक्शन मिला है, ये एक तरह से बाजार में वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहा है। और कहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएंगी, मुझे लगता है पूरा मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो कंबाइंड स्पेस है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत फोकस केपेक्स पे रहा है, मुझे लगता है अगले 6 महीने से साल भर में इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। को लेकर बजट को लेकर आप काफी कॉन्फिडेंट सुनाई दे रहे हो। ऑफ कोर्स वो कैपेक्स साइकिल पर सभी की नजरें भी थी कि सरकार कितना और पुश करने को तैयार है। इनफैक्ट इसी कैपेक्स साइकिल का वाकया आज मुझे टाटा स्टील का मैनेजमेंट भी सुनाता हुआ नजर आया, जहां पर उन्होंने कहा कि वहां से थ्रस्ट आएगा, डिमांड बढ़ेगी, लेकिन हमने नंबर्स देखे, वहां पर थोड़ी सी निराशा है। ये जो ग्लोबल फेसिंग कंपनियां हैं, जहां पर हमने देखा था चाइना की डिमांड आएगी तो उनके लिए एक फायदे का सौदा बनेगा, स्पेशली ऑन द मेटल साइड। कुंज, उनके लिए डोमेस्टिक स्टोरी वर्सेस दिस इंटरनेशनल स्टोरी, जहां पर यूरोप पे अभी भी थोड़ा सा पेन है। अगले कुछ क्वार्टर्स में EBITDA नेगेटिव हुआ, एंड टू बी स्पेसिफिक ये टाटा स्टील की कमेंट्री थी। उसमें आप अपने आप को कैसे पोजीशन करेंगे? क्या ज्यादा तवज्जो भारत में आने वाली अपॉर्चुनिटी पर देंगे, या फिर जो ग्लोबली अब भी अनसर्टेनिटी है उसको भी कहीं ना कहीं फैक्टर इन करेंगे? जी हाँ, तो न सिर्फ स्टील कंपनीज में, बल्कि हम एल्यूमिनियम सेक्टर को भी देखें, एल्यूमिनियम कंपनीज को भी देखें, तो उनमें भी थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। तो उसका एक कारण तो यह है कि ये सब बिजनेसेस लॉन्ग टर्म, लॉन्ग साइकिल बिजनेसेस हैं।
तो उनको क्वार्टर टू क्वार्टर तो देखना हमेशा से मुश्किल होता ही रहा है। तो ये व्यू लेना कि इस क्वार्टर के नतीजे खराब रहे हैं तो इसलिए डाउन टर्न आ गया क्या या अप टर्न भी आ गया क्या, थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा, जैसा आपने खुद कहा कि इसमें मिक्स है ग्लोबल का भी और डोमेस्टिक का, और हमने देखा है कि स्पेशली हम इंडियन डोमेस्टिक स्टील कंपनीज पे आए तो वो काफी पिछले 6-8 महीने में डेवलपमेंट्स के थ्रू गई है। डेवलपमेंट से मेरा मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए और स्टील प्राइसेस को नीचे लाने के लिए एक्सपोर्ट पे ड्यूटी को चेंज कर दिया था, और उसकी वजह से हमने देखा कि किस तरह स्टील प्राइसेस कूल ऑफ भी हो गए थे इंडिया में। इसी तरह हमने देखा कि चाइना में कोविड की स्ट्रिक्ट पॉलिसी चल रही थी तो चाइना की तरफ से डिमांड में वीकनेस थी, और जब चाइना ने स्ट्रिक्ट कोविड पॉलिसी हटाई तो इस उम्मीद में कि अब चाइना से डिमांड बढ़ेगी, स्टील प्राइसेस ग्लोबली भी ऊपर गए और उसका कुछ फायदा इंडियन कंपनीज को भी मिला। नेट नेट हम समरी में बात करें तो पूरा जो कमोडिटी सेक्टर है, मेटल्स हो गया, उसमें स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और दूसरे भी हो गए, फेरस, जिंक, टिन वगैरह, कॉपर वगैरह, इनके शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइसेस, कंपनीज के प्राइसेस हमेशा रेस्पेक्टिव मेटल प्राइसेस के साथ मूव होते हैं, न कि नेसेसरीली उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ में। और वो ही हो रहा है, और क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो ग्लोबल डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स बैलेंस रहेंगे तो बहुत ज्यादा मूवमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ भी मेटल प्राइसेस में मुझे नहीं दिखता है। ऐसे में मुझे लगता है कि पोजीशनिंग के हिसाब से मेटल सेक्टर में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी अभी भी रहेंगी, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। कुछ आपने इनफैक्ट अपने पहले जवाब में ऑफ कोर्स कहा था कि कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप्स में जो डेवलपमेंट हो रही थी उन्होंने पूरे बजट की लाइमलाइट को थोड़ा सा हाईजैक किया। क्या वो कंसर्न्स अब पूरी तरह से फैक्टर इन हो चुके हैं, और अगर आपका उधर पैसा कमिटेड था तो क्या आपने निकाला है या होल्ड कर रहे हैं, लगाने के बारे में सोच रहे थे, तो अब क्या विचार है? तो आप जानती हैं और हमारे सुनने वाले दर्शक भी करीब करीब जानते हैं कि इन सब प्रश्नों के जवाब बहुत मुश्किल होते हैं, और स्पेशली किस टाइम फ्रेम में हम उसको डाल दें वो तो मुश्किल ही होता है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर मार्च 2022 में शुरू हुआ था, अब करीब करीब 1 साल हो गया है। तो शुरू होने के महीने भर या 15 दिन 20 दिन तो बहुत इंपैक्ट रहा ग्लोबल मार्केट्स में भी और इंडियन मार्केट्स में भी, और न सिर्फ इक्विटी मार्केट्स में उसका इंपैक्ट कमोडिटी मार्केट्स में भी रहा। कमोडिटी की अगर मैं बात करूं तो मेटल्स में रहा, और इवन व्हीट प्रोडक्ट्स में, एग्री प्रोडक्ट्स में रहा, क्योंकि गेहूं का वहां से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है। बट उसके बाद वो 1 महीना आप छोड़ दीजिए, अब 11 महीने में से बाकी 10 महीने में उसका इंपैक्ट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। ऑयल प्राइस मोर और लेस हम देखें तो $80 प्लस माइनस $5 के रेंज में मूव करता रहा है। मेटल प्राइसेस भी करेक्ट हो गए। तो हम वापस इंडियन मार्केट पे आते हैं तो मुझे लगता है वैसा ही कुछ फेनोमेना हो जाएगा। समय के साथ साथ इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं कि चलो अब ये एक घटना थी, हो गई जो होनी थी, कुछ उसमें और शायद पॉजिटिव होगा, शायद कुछ और नेगेटिव होगा, वो किसी को भी नहीं पता है। पर आपको बाजार में रहना है, आपको इन्वेस्ट भी करते रहना है, जैसा मैंने कहा शॉर्ट टर्म मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ट्रेड भी करते रहना है, तो वो दूसरे डेवलपमेंट्स की तरफ चलेंगे। तो दूसरे डेवलपमेंट में हम देख रहे हैं कि रिजल्ट सीजन अब तो करीब करीब खत्म होने आया, पर फिर भी 7-8 दिन बचे हैं, तो थोड़ा सा फोकस वहां रहेगा। थोड़ा सा फोकस रहेगा कि कितना डोमेस्टिक सेलिंग प्रेशर इंडियन मार्केट झेल रहा है, और उसके बाद भी ये मानने वाली बात है कि लार्ज कैप इंडाइसेस में हमने बहुत ज्यादा टूटते हुए नहीं देखा है। तो थोड़ा सा फोकस वहां रहेगा। थोड़ा सा फोकस, जैसा मैंने कहा, ऑयल प्राइस अभी वापस से 80 से बढ़ के $88 हो गया था, अभी वापस $80 आ गया है, तो थोड़ा सा फोकस वहां रहेगा। तो मुझे लगता है बाजार आगे बढ़ चुका है और भी बढ़ जाए। अच्छा कुंज जी, आरबीआई से क्या एक्सपेक्टेशन है? मतलब आई मीन जब वो पॉलिसी में कितना रेट हाइक, और आपको लग रहा है कि मतलब इस और अगली पॉलिसी में कुल मिला के एक रुझान तो तय हो जाएगा कि बस अब रेट हाइक की प्रक्रिया जो है उसका अंत आ गया है? और हमने देखा है कि अब तक आई मीन लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टरली नंबर्स तक बैंक्स ने अपने एनआईएम्स को बहुत स्ट्रांगली रब देखें कमांडिंग पोजीशन में रखा है। मेरे ख्याल से अगर मैं एवरेज एनआईएम्स लेके चलूँ तो इट इज़ स्टिल अराउंड 3.20 to 3.5%। दैट्स क्वाइट हाई, और अभी भी वो बैंक्स कह रहे हैं कि हम इसको मैनेज कर रहे हैं, इसी ट्रेजेक्ट्री में रहेंगे। क्या लग रहा है आपको कि हम भी एक टॉपिंग आउट के कहीं ना कहीं संकेत मिल जाएंगे इस पॉलिसी में, और ऐसे में बैंक्स के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति होगी अगर यहाँ पर भी मतलब 25-50 बेसिस पॉइंट की हाई के साथ ही पूरी प्रक्रिया रुक गई तो?
जी हाँ, तो सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया कि बैंक्स ने अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन की परफॉर्मेंस बहुत ही इम्प्रूव कर ली है और कंसिस्टेंट मेंटेन की है, और इस बार बल्कि इस बार नहीं, पिछले 2 या 3 क्वार्टर से उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी जुड़ गए हैं। वरना आज से हम साल भर पहले जाएँ तो एक टिपिकली देखते थे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ही नतीजे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे अच्छे आते जाते थे और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नहीं आते थे। पर 2 से 3 क्वार्टर में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग परफॉर्मेंस दिखाया है, सभी करीब-करीब सभी पैरामीटर्स पे। चाहे वो डिसबर्समेंट ग्रोथ हो, चाहे वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो, चाहे वो एसेट क्वालिटी हो, और उसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे भी दिखा है। और ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट शेयर प्राइसेस की परफॉर्मेंस पे भी दिखा है। हमने एक बहुत शार्प रीवैल्यूएशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखा है। ये है कि एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट के शुरू-शुरू के फेज में बैंकिंग सेक्टर को हमेशा से फायदा होता है, क्योंकि वो अपने असेट्स की रेट तो तुरंत बढ़ा पाते हैं, बट लायबिलिटीज की रेट बढ़ाने में टाइम लेते हैं। तो एक गैप है जो मिल जाता है, जो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट जब गिरेंगे तो फॉलिंग साइकिल में उसका नुकसान भी होता है, बट फिलहाल वो फायदे के उसमें थे। आगे ये है कि उन्होंने काफी टाइम से अपने सारे असेट्स जो हैं, लोन्स जो हैं, वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में परसेंटेज में फ्लोटिंग रेट्स पे ला लिए हैं। तो उसका फायदा ये रहता है कि वो तुरंत किसी भी रेट हाइक को पास कर पाते हैं, और उनको ऑफ कोर्स रेट जो गिरती है उसको भी पास ऑन करना पड़ता है। तो मुझे लगता है बैंक्स ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन में है, कमांडिंग पोजीशन में है। डिसबर्समेंट ग्रोथ का जो एक स्लो डाउन का इशू था, अभी वो भी एड्रेस हो गया है। हमने देखा किस तरह से हमारी इकोनॉमी में 14 से 16% की लोन्स की ग्रोथ हो रही है। तो नेट नेट फायदे में रहेंगे। टू कंक्लूड, आरबीआई से मुझे लगता है कि वो कल कितना रेट हाइक करते हैं या नहीं करते हैं, उससे ज्यादा उनका आगे का क्या स्ट्रेंथ रहता है, वो बाजार ज्यादा कीनली देखेगा कि उसके आगे के लिए क्या बोलते हैं, कि अब टॉप आउट हो गया है, या वो खुद ही अनाउंस करते हैं कि अब हम शायद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तो वो देखना जरूरी है। समरी में मैं बोलूं तो मुझे लगता है शायद 25 बेसिस पॉइंट हाइक करेंगे, पर अगर मैं इन्फ्लेशन नंबर्स को और यूएस फेड को क्लू लूं और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को फोकस में रखे, तो मुझे लगता है कल 25 बेसिस पॉइंट भी नहीं करना चाहिए, उन्होंने स्टेटस को अनाउंस कर देना चाहिए, और फिर आगे आने वाला जो भी उनको है। ऑफ कोर्स उनके पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, मेरे जैसे आदमी के पास तो बहुत लिमिटेड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है। आरबीआई के पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, तो वो उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। देखते हैं कल क्या उभर कर आता है। लेकिन कुंज, इन न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ। पेटीएम जिसने कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के संकेत दिखाए हैं, और कमेंट्री में तो ऐसा ही लग रहा है कि कंपनी अब यहाँ से उस एक्शन प्लान को और भी अग्रेसिवली आगे लेकर जाएगी। स्टॉक आज इंट्राडे में 7% ऊपर था। अच्छी ग्रोथ सब्सक्रिप्शन बिजनेस में देखने को मिली है। डिवाइस रन रेट 30,000 से ज्यादा है। लेंडिंग में ये कह रहे तो 20 से 30% एवरी क्वार्टर ग्रोथ दिखाएंगे। इस नंबर पर आपका क्या कहना है? और इन्हीं नंबर्स पर दरअसल आज क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा एक्टिविटी है, तो जोमैटो के फाउंडर सीईओ दीपेंद्र गोयल ने भी कुछ ही देर पहले दरअसल एक ट्वीट किया, और वो आपके सामने है। वो बेसिकली कांग्रेचुलेट कर रहे हैं विजय शेखर शर्मा और पेटीएम को उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर, लेकिन ये कह रहे हैं आई एम अ लिटिल लेट टू कांग्रेचुलेटिंग यू ऑन द पार्टी, क्योंकि मैं अपनी खुद की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी काम कर रहा था। तो पता नहीं जोमैटो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जैसे पेटीएम ने दिखाया है, लेकिन इस सेक्टर पर एनी न्यू थॉट्स? तो जी, क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, मुझे हिंदी में एग्जैक्टली इसका ट्रांसलेशन अभी नहीं समझ में आ रहा है, आएगा तो बताऊंगा। तो ये थोड़ी सी वो पोजीशन है, इसको मैं थोड़ा सा बजट से भी लिंक करूं तो बजट के पहले हर साल कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ जाएगा, कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ जाएगा, कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ जाएगा, और फिर नहीं बढ़ता है तो हम लोग सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स राहत की सांस लेते हैं और उसको पॉजिटिवली देखते हैं। तो वो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट है। तो न्यू एज कंपनीज, फिनटेक कंपनीज, डिजिटल कंपनीज, हम इनको जो भी बोले, करीब करीब साल भर पहले एक फेज था बाजार का, कुछ महीनों का या बल्कि भी कुछ साल एक भर का, जिसमें बाजार में बहुत ग्लोबल पैसा भी आ रहा था, सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव थे, इंडेक्स लेवल तब भी शायद यही थे जितने अभी हैं, तो इंडेक्स लेवल का उतना फर्क नहीं है, बट एक इकोनॉमी में ग्रोथ कोरोना के बाद से निकल के लो बेस का इफेक्ट मिल रहा था। तो ये सब कंपनीज अपने आईपीओ ला पाई, हालांकि जिस हिसाब से इनके फाइनेंशियल्स थे वो आईपीओ या पब्लिक मार्केट में आने के लायक नहीं थे। तो अब वो जो लॉस पोजीशन थी उसमें से एक बेयरली 2-3% का कहीं किसी ने एबिटा पे ग्रोथ दिखा दिया है, कहीं किसी ने पीबीटी पे दिखा दिया है, तो वो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं बहुत बड़ी बात हो गई। मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स रहेंगे इन सारे स्टॉक्स के लिए और इस सारे मोटा मोटी डिजिटल सेक्टर के लिए।
अभी बाजार की ये हालत है कि मैंने जैसा कहा कि 1.5 साल पहले के इंडेक्स लेवल पे हम हैं। बहुत सारे अच्छे कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स के शेयर की कंपनीज के शेयर प्राइसेस रीसेंट पीक से 25-30% नीचे में मिल रहे हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है। अब इसमें हम देखें तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, सीमेंट सेक्टर को आप लीजिए, शेयर प्राइसेस 25-30-35% तक नीचे हैं, वैल्यूएशंस भी नीचे आ गए हैं। थोड़ा बहुत लॉस में शायद कोई भी एक आध कंपनी गई हो, नहीं तो नहीं गई है, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से प्रेशर आया है। ऐसे ही हम कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को ले लें, कंसिस्टेंटली कई कई सालों के इनके ट्रैक रिकॉर्ड है, ब्रांड है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। थोड़ा सा क्योंकि अभी डिमांड में हम स्लो डाउन चल रहा है, हम जानते हैं इस क्वार्टर के नंबर्स वीक आए, तो मुझे लगता है बाजार का पैसा उस तरफ घूम फिर के मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स का इन सेक्टर्स में मूव हो जाएगा और डिजिटल एज कंपनीज जो ये न्यूज फ्लो के बेसिस पे चलती रहेंगी, उसमें ट्रेडर्स का इंटरेस्ट रहेगा। चलिए कुंज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे। और बजट पूर्व बाजार को कैसे अप्रोच करना चाहिए, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, सभी रुझानों पर बातचीत, सभी अगर आप देखें महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निफ्टी पे आते हैं, देख